नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। और सबसे पहले बात करेंगे पहला चरण राम की शरण। लोकसभा चुनाव में 400 पार की गारंटी को लेकर जहां एक और बीजेपी ने कमर कस ली है, तो वहीं पीएम मोदी एक बार फिर रामलला की शरण में नजर आएंगे। बता दें कि पहले चरण के मतदान से पूर्व 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने भी बड़े आयोजन की तैयारी कर ली है। इस बार के चुनाव में पीएम मोदी रामलला की शरण में रहकर देश के वोटरों को साधेंगे। पहले चरण मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण के मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे। 17 अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम। सत्रह अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को होना है मतदान। उससे पहले 17 अप्रैल को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और रामनवमी को एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां बीजेपी द्वारा की जा रही। बीजेपी नेता अनुभव चक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो के न्यूज में। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? वहां लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये 17 अप्रैल को अयोध्या आना सियासी मायनों में कई मायनों में अहम माना जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या दौरे का सवाल है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एकदम क्लियर है। भगवान राम हमारे जो आराध्य हैं, इस देश की आत्मा भगवान राम को हम सब मानते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, संघ से भी जुड़े रहे, वो वहां पर जा रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे दल जो राजनीतिक करते रहे हैं, कर रहे हैं और अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहलाते थे, ऐसे दल भगवान राम का नाम लेने से भी डरते थे, क्योंकि उनको लगता था यदि हम भगवान राम का नाम लेंगे तो जो इस देश में रहने वाला वोटर है, जिसको वो टारगेट करते रहे, वो उनसे कहीं ना कहीं कट जाएगा। वो लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति करते रहे। हम भगवान राम के नाम पे कतई राजनीति नहीं करते। हम तो भगवान राम को आराध्य परम मानते हैं और प्रत्येक पल हम भगवान राम की शरण में ही रहते हैं। बिल्कुल अनुभव जी, अगर हम बात करें तो देखिए कई लोग इस पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम के नाम की राजनीति की जा रही है, राम को एक धर्म का विषय बनाया जा रहा है, राम को राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसी वजह से 17 अप्रैल को राम मंदिर जाने वाले हैं मोदी जी। आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो लगातार खुद को सेकुलर बताते हैं और तुष्टीकरण करने की राजनीति में वो इस हद तक मशगूल रहे कि उन्होंने भगवान राम का नाम का लेना भी कभी मुनासिब नहीं समझा। आज वही लोग, जब हम इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां से अगर हम अपना दर्शन करने के लिए भी जाते हैं तो उनको राजनीति नजर आती है। राजनीति वो लोग करते रहे, भगवान राम को उन्होंने कटघरे में खड़े करने का काम किया, भगवान राम के मंदिर बनने में लगातार अड़चने पैदा करी। और आज वही लोग भगवान राम के अगर हम दर्शन करने भी आते हैं तो उनको उसमें राजनीति नजर आती है। यही लोग जब तमाम जगहों पर टोपी पहन के और चादर चढ़ाते हुए अपना योजना का आरंभ करते थे, चुनावी योजना का आरंभ करते थे, उस समय इनको राजनीति नहीं थी। लेकिन हम अगर अपनी जो हमारे आराध्य है उनके दर्शन करने भी जाते हैं तो इनको राजनीति नजर आती है। इनको डर लगता है, इनको लगता है कि इस देश में रहने वाले 144 करोड़ लोग अब धर्म के आधार पर बंटने को तैयार नहीं। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जातियों के आधार पर बंटने को तैयार नहीं है। और इस वजह से इनको ये डर लग रहा है कि अगर ये लोग बटेंगे नहीं तो हम हमारी जो है रोटियां, राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेंगी। इसलिए ये लोग डर रहे हैं और लगातार इस देश के लोगों को बांटने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बता दें कि 17 अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनवमी पर राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। और अब बात करेंगे सीता की भक्ति, बीजेपी की शक्ति। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया था। सीता का कहना था कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। बता दें कि झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने सीता सोरेन का स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई है। विनोद तावड़े ने कहा है कि झारखंड की एक नेता और बहन सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई है। उनके बीजेपी में आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है और इसका एक अलग असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में शक्तिशाली हो रहे हैं। वो आदिवासी के कार्यक्रम में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगी। सीता सोरेन आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी मुख्यालय में उनको सदस्यता ग्रहण कराई गई है। और बीजेपी की सोरेन परिवार में साफ तौर पर सेंध देखने को मिल रही है। और ये बीजेपी का मानना है कि झारखंड में अब बीजेपी मजबूत हो रही है। ऐसे में सवाल है कि सीता सोरेन अगर बीजेपी में शामिल हुई हैं तो क्या झारखंड में बीजेपी मजबूत हो रही है? क्या बीजेपी की ताकत बढ़ेगी? और अब बात करेंगे टिकट का इंतजार, प्रत्याशी बेजार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से शुरू होंगे, पर अभी तक सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर और मुरादाबाद का टिकट जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सहमति के बाद घोषित किए जाएंगे। 2019 में मुरादाबाद से एसटी हसन और रामपुर से आजम खान जीते थे, पर कुछ समय बाद आजम खान को एक मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद आजम की सदस्यता चली गई। वर्ष 2022 में उपचुनाव में भाजपा ने ये सीट सपा से छीन ली। वर्तमान में रामपुर से भाजपा के घनश्याम लोधी सांसद हैं। पहले चरण के चुनाव में 8 सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। सपा अभी तक कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर व नगीना में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन के अलावा 2-3 विधायक भी टिकट मांग रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पीलीभीत में सपा भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही अपना प्रत्याशी सपा घोषित कर सकते हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से होंगे। हालांकि रामपुर, मुरादाबाद में सपा उम्मीदवारों पर संशय बरकरार है। माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी। और आजम खान से भी इस पर राय ली जा रही है। दोनों सीटों पर आजम खान की जब हरी झंडी मिलेगी उसके बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से। दोनों सीटों पर आजम खान की हरी झंडी का इंतजार। रामपुर से भाजपा के घनश्याम लोधी हैं सांसद।
रामपुर मुरादाबाद में सपा उम्मीदवारों पर संशय। दोनों ही सीटों पर आजम खान की हरी झंडी का हो रहा इंतजार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जहां एक और पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से होना है और फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ सीटों पर नहीं की गई है, जिसमें रामपुर मुरादाबाद शामिल है, और ये भी माना जा रहा है कि आजम खान की सहमति के बाद ही इन प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब तक लगभग 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, और वहीं अगर देखा जाए तो जो इन 2 सीटों पे अभी प्रत्याशी उतारने की जो बात चल रही है, लेकिन वहां से जो प्रत्याशी जो उतारे जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं आजम खान, जो कि इस समय मौजूदा समय में जेल में हैं, और वो चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हो आजम खान के ही जो है कोई जानने वाला, या जो उनसे जब तक वो सहमति नहीं बन जाती तब तक जो है वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि रामपुर सीट बहुत खास है समाजवादी पार्टी के लिए और आजम खान के लिए भी। वहीं मुरादाबाद की बात की जाए तो जो 3-4 सीटों में जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जो पैठ है, उसको देखते हुए ये सोचा जा रहा है कि कहीं अगर आजम खान की तरफ से हरी झंडी मिल जाए कि किनको इस सीट पे जो है उतारना है, तो वहां पे जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जा सके। लेकिन क्योंकि जेल में है, अब उनसे सहमति लेने के लिए उसके लिए एक विकल्प चुनना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पे प्रत्याशियों की जो है घोषणा हो सकेगी। ठीक है कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि टिकट का फिलहाल बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। और अब बात करेंगे सपा सहारा व्यापारी हमारा। खबर लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में व्यापारियों की बैठक ली, जिसमें कई जिलों के व्यापारी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार लोगों को ईडी और सीबीआई के जरिए डरा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के बनाए गए कानून से छोटे व्यापारी परेशान है और उनका नुकसान हुआ है। देश में व्यापारियों से ऐसे वसूली किसी ने नहीं की जैसी कि बीजेपी आयकर और जीएसटी के जरिए कर रही है। प्रदेश व्यापारी वर्ग सरकार से परेशान है, से एकजुट होकर हम सरकार को हराने का काम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि व्यापारियों पर ईडी सीबीआई की रेड करा रहे हैं। लगातार व्यापारी जो है वो सरकार से परेशान चल रहे हैं और व्यापारी अब समाजवादी पार्टी के साथ है। बिल्कुल, जैसे आज अखिलेश यादव ने लखनऊ के अंदर जो व्यापारी प्रकोष्ठ है उसकी बैठक बुलाई थी और तमाम जिलों से जो बड़े व्यापारी थे वो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, और इस बैठक के जरिए वो लोकसभा चुनाव से पहले उनके साथ जीत में किस तरीके शामिल होंगे, उनकी रणनीति क्या रहेगी, इस बात को लेकर के पूरी बैठक की। और जब अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात को कहा कि जो व्यापारी है वो आज के समय में काफी परेशान है, जो इस सरकार में जो कानून बनाए गए हैं उनसे छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा उत्पीड़न महसूस कर रहा है, और जो ऑनलाइन की जो सुविधा की गई है गवर्नमेंट में उसकी वजह से जो छोटे व्यापारी है उनका व्यापार ठप हो गया है। तो अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जो तमाम व्यापारी हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी को या गठबंधन को कैसे जीत दिलाएंगे और क्षेत्र में किस तरीके काम करेंगे, इस बात की लेकर रणनीति जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज तय हुई है। और अखिलेश यादव ने जरूर तमाम जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनसे व्यापारी प्रकोष्ठ के लोगों को मिलवाया और हर संभव मदद करने का उनको आश्वासन भी दिया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब व्यापारी प्रकोष्ठ जो है समाजवादी पार्टी का, उसके जरिए भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में मदद मांगने का जो काम है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सपा सहारा व्यापारी हमारा, आज अखिलेश यादव ने व्यापारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज भी कसे हैं।
एनडीए से अलविदा, आप किस पर फिदा? एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के लिए आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। बता दें कि पशुपति पारस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिलने से नाराज है। उन्हें सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। साथ ही सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। आरएलजेपी चीफ का एनडीए से किनारा, पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको एक भी सीट नहीं दी गई है और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी गई हैं और इस बात से वो नाराज है। उन्होंने कहा कि मुझसे बात भी नहीं की गई, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने से थे नाराज। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आरएलजेपी चीफ का एनडीए से किनारा, पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा और उनकी यह नाराजगी है कि उनसे पूछा भी नहीं गया और उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। एनडीए को सीट शेयरिंग से खाली हाथ रहने से थे नाराज और नाराजगी इस बात की भी कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। आरएलजेपी चीफ का एनडीए से किनारा। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश इकबाल जी, बीजेपी प्रवक्ता बिहार से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी आपका। और आरएलजेपी चीफ जिस तरीके से पशुपति पारस की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है और उन्होंने पार्टी से किनारा भी कर दिया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है, एनडीए का अलायंस है, जिसकी बड़ी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो अलायंस है वो सम्मान और समन्वय पे आधारित है और हमारे घटक दलों का हर एक नेता जो हमारे लिए सम्मानित है और हम उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जहां तक सवाल है पशुपति पारस जी का, उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है लेकिन वो अभी भी एनडीए में बने हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी वो एनडीए में बने रहेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने सभी छोटे छोटे अलायंस को हमेशा सम्मान देने का कार्य किया है और हमारी पार्टी हमेशा सम्मान देती आई है। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने तो पार्टी से किनारा कर लिया और नाराजगी भी उनको साफ तौर पर है कि उनसे पूछा भी नहीं गया। देखिए पशुपति पारस से हमारी वार्ता चल रही है, लगातार हम लोग संपर्क में हैं और कोई भी निर्णय जो लिया गया है सीट बंटवारे को लेकर के वो आपसी सहमति से लिया गया है। सभी घटक दलों के साथ बैठ करके सहमति पूर्ण जो है निर्णय लिया गया है। जहां तक पशुपति जी की नाराजगी का सवाल है, निश्चित तौर पर उनको कोई सीट नहीं दिया गया है
और सिर्फ चुनाव लड़ना ही और सीट देना ही नहीं है, आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, विधानसभा का चुनाव भी है और सारी चीजें हैं। तो ठीक मुझे है। लगता है कि पशुपति पारस जी हमारे साथ बने रहेंगे। उन्हें भी ये बात मालूम है और वो भली भांति जानते हैं कि एनडीए का जो अलायंस है वो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को और जो आने वाले 25 साल का जो विजन है मोदी जी का, उसमें एक साथ होकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे। पशुपति जी ठीक है, दानिश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए के न्यूज से। और बता दें आपको कि पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। और खास पेशिश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।